आज का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, क्या पाकिस्तान अगले 72 घंटे में सुधर जाएगा? क्या पाकिस्तान भारत के पठानकोट में हमला करने वाले आतंकवादियों को अगले 72 घंटे में गिरफ्तार कर लेगा, उनके हैंडलर्स को पकड़ लेगा? यह सवाल इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी गूंज रहा है, क्योंकि भारत ने आज जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर समेत कई आतंकवादियों के नाम लेकर पाकिस्तान से कार्रवाई करने के लिए कहा है और उसके लिए बाकायदा सबूत भी दिए हैं। खबर यह भी आ रही है कि पठानकोट हमले की साजिश पाकिस्तान के पंजाब के मरकज इलाके में बनी थी और आतंकी फिर पंजाब के उसी दरिया से भारत में घुसे जिस पर कटीली बाढ़ नहीं है। यही है वो लक्ष्मण रेखा जिसे आज आप पहली बार टीवी के स्क्रीन पर देख सकेंगे। देखिए वो लक्ष्मण रेखा जिसकी रखवाली में शायद हमने भी कहीं लापरवाही बरती। हम आपको ले चलेंगे उस लक्ष्मण रेखा पर जिससे हर साल कई कई बार पाकिस्तान से मौत लिए भारत में दाखिल होते हैं आतंक के रावण। जी हाँ, ये लक्ष्मण रेखा खींच तो दी गई है, लेकिन हम हिंदुस्तानी उसकी पक्की रखवाली करने में नाकाम साबित हो रहे हैं और इस नाकामी की भारी कीमत हमें अपने शहीदों का लहू देकर चुकानी पड़ रही है। आखिर क्यों हम लक्ष्मण रेखा लांघने वाले इन आतंक के रावणों को रोक नहीं पा रहे? पंजाब के दीनानगर में हमला और अब पंजाब के ही पठानकोट में हमला। क्या हम लिख रहे हैं लापरवाही की एक नई कथा? IBN7 के दो संवाददाता अमित चौधरी और पवन शर्मा उस इलाके तक जा पहुंचे जिसे पठानकोट में हमला करने वाले आतंकवादियों ने भारत में दाखिल होने के लिए चुना था, और यहाँ मिली चौंकाने वाली लापरवाहियां। पठानकोट से 30 किलोमीटर दूर बनियाल का इलाका, यहाँ से होकर बहती रावी नदी की धारा जिसे कहते हैं उज दरिया। इस उज दरिया के इधर हिंदुस्तान है तो उधर पाकिस्तान। मैं इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा पर खड़ा हूं। ये सारा इलाका पठानकोट और जम्मू से सटा हुआ है और ये पठानकोट का बमियाल इलाका है। ये उज दरिया है। ये दरिया इस वक्त ये भारत के इलाके में और ये दरिया इसी तरह से बहते हुए उस तरफ पाकिस्तान में चला जाता है। इसी जगह पर NIA की टीम भी लगातार जांच के लिए आ रही है। NIA के जो प्रमुख है वो खुद यहाँ पर आकर गए हैं, मौके का जायजा लेकर गए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहीं से महज कुछ कदम की दूरी पर जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों ने एपकॉट कंपनी के जूते डाले हुए थे, उसके फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो यानी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसी इलाके से आतंकवादी पाकिस्तान के शकरगढ़, जो पाकिस्तान का इलाका है, वहां से यहाँ पर एंटर हुए हैं। यहाँ की खासियत ये है कि इस उज दरिया के अगर आप सामने देखें, उज दरिया के उस कोने पर आपको फेंसिंग दिखाई देगी। वहां पर तारबंदी है, पूरे में तारबंदी हो रखी है। और इसी दरिया के इस कोने पर अगर आप देखें, वो सामने एक इलेक्ट्रिक पोल है, वहां पर भी फेंसिंग है। लेकिन बीच में जहां पर वो आपको BSF के जवान बैठे हुए दिख रहे हैं, वहां पर फेंसिंग नहीं है। यानी कि वो एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल खाली है। पाकिस्तान से भारत की तरफ अगर किसी को आना हो तो उसके लिए वहां पर कोई फेंसिंग नहीं है। अगर किसी को आना हो और अगर कोई बच गया BSF के जवानों की आंखों से, तो वो आराम से दाखिल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक खामी जो है वो यहाँ पर एक नजर आ रही है। और इसके साथ ही यहीं से आतंकवादियों के जूतों के फुटप्रिंट्स मिलना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हो ना हो ये आतंकवादी इसी इलाके से एंटर किए हैं। और इसे एक तरह से लक्ष्मण रेखा भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को, जिसको ना तो यहाँ का आदमी उस तरफ जा सकता है, लांघ सकता है, और ना वहाँ का आदमी यहाँ आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक ये इलाका है, ये सामने दिख रहा है। और जो हमें बताया गया है कि ये जो फेंस है, यहाँ पर तारबंदी थी इस दरिया में, लेकिन जब मानसून में बरसात आई, इसमें पानी आया तो वो बह गई। देखा आपने, ये दरिया उज दरिया। खुफिया एजेंसियों को पक्का शक है कि पठानकोट हमला करने वाले आतंकवादी इसी दरिया के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत में दाखिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि 27 जुलाई 2015 को पंजाब के दीनानगर में हमला करने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकवादी भी इसी रास्ते से भारत में दाखिल हुए थे। 5 महीने बीत गए, लेकिन भारत इस दरिया पर दोबारा कंटीली बाढ़ नहीं बना पाया। आखिर क्यों? ऐसा नहीं है कि इस उज दरिया के बारे में सुरक्षा वालों को जानकारी नहीं थी। सालों से उज दरिया का ये इलाका स्मगलरों और खालिस्तानी उग्रवादियों का स्वर्ग बना रहा। पंजाब में पाकिस्तान से लगी 553 किलोमीटर लंबी सीमा है,
जिसमें से 462 किलोमीटर में तारबंदी है। लोहे के तारों में बिजली दौड़ती है, सेंसर लगे हैं, फ्लड लाइट भी है, लेकिन 91 किलोमीटर के हिस्से में कोई तार नहीं है। ये उज दरिया इसी 91 किलोमीटर के हिस्से में आता है। मॉनसून के वक्त पानी बढ़ने पर अक्सर दरिया में लगे तार बह जाते हैं, लेकिन ऐसा होने पर गहराई में जाल डाला जा सकता था। इस इलाके की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी की जा सकती थी और वहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा सकते थे, लेकिन उज दरिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? गौर से देखिए, IB-7 इस उज दरिया के करीब तक पहुंचा। वहां लगे झंडे साफ दिख रहे हैं। ये हैं BSF वालों के झंडे। उन्हें ही इस इलाके की निगरानी करनी थी। यहाँ से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को रोकना और खत्म करना था। तो फिर पठानकोट में हमले की साजिश रचने वाले यहाँ से कैसे भारत में दाखिल हो पाए? सूत्रों के मुताबिक BSF ने आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। अमृतसर DIG जांच करेंगे और 15 दिनों में रिपोर्ट देंगे। खुफिया एजेंसियों की नाराजगी से उलट BSF लगातार यही कह रही है कि उसकी निगरानी में उज दरिया से कोई भी घुसपैठ नहीं की गई। तो क्या आतंकवादियों ने उस इलाके में सक्रिय स्मगलरों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया? इसके जवाब में भी BSF यही कहती है कि यहाँ 2013 के बाद से स्मगलर सक्रिय नहीं हैं। बहरहाल इस पूरे इलाके के खेतों में फैले जूतों के निशान कुछ दूसरी ही कहानी कहते हैं। ये हैं पाकिस्तान में बने एपकट जूतों के निशान। बताया जा रहा है कि इस इलाके में ऐसे निशानों की 5 कतारें देखी गयी। 5 कतारें यानी कम से कम 5 पाकिस्तानी आतंकवादी। और ये कब से नहीं, कितनी देर हो गई है इस तारबंदी को? सर ये जब फ्लड आता है ना तार बह जाती है ना। पिछले साल यानी कि जून के आसपास हाँ जी, मानसून में, हाँ जी, तब से लेके अब कोई तारबंदी हाँ जी, नहीं है? खुला है सर, खुला ही रहता है। जो तार तो लगाते नहीं है, ये खुला ही है, ज्यादातर खुला ही रहता खुला ही है। रहता है ये। सवाल ये है कि आखिर इस इलाके में बाढ़ न होने पर भी निगरानी में चूक कैसे हुई? BSF की दलील है कि उसके पास लोग कम हैं। जहां पंजाब में एक बटालियन 34 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सरहद की निगरानी करती है, वहीं जम्मू में जहां पाकिस्तान से लगी सरहद की पूरी तारबंदी है, वहां एक बटालियन सिर्फ 21 किलोमीटर की निगरानी के लिए है। पिछले साल दीनानगर हमले के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यही गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी सुनवाई भी आज तक नहीं हुई। पठानकोट एयरबेस पर इतना बड़ा हमला हो गया, कैसे आतंकवादी भारत में घुस गए? ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी इस इलाके से, बमियाल इलाका है, जम्मू और पंजाब की सीमा से सटा हुआ पठानकोट के इलाके में ये पड़ता है, और इसी इलाके से ये आतंकवादी यहाँ पर एंटर हुए हैं इस इलाके में। और वो सामने NIA की टीम है। इसी जगह पर जो है इन आतंकवादियों के पैरों के निशान मिले हैं। ये बताया जाता है कि ये लोग जिनकी संख्या पर अभी संशय बना हुआ है कि ये लोग 30 दिसंबर 2015 को इसी जगह से एंटर हुए। यहाँ से बिल्कुल करीब ही एक उज दरिया बताया जाता है, जो एक दरिया है जो भारत पाकिस्तान से सटा हुआ है, जहाँ पर BSF की निगरानी में जो फेंसेस हैं वो कई जगह पर टूटी हुई है। ये माना जा रहा है कि उसी जगह से ये आतंकवादी एंटर हुए हैं। भारत के उस तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका पड़ता है। ये वही इलाका है जो काफ़ी बदनाम है। यहाँ इसी इलाके में कई आतंकवादी जो लॉन्च पैड है वो बने गए हैं, यानी कि आतंकवादियों को यहाँ पर भारत में भेजने के लिए जो है कई इलाके बने हुए हैं स्पेशल। और ये सारा इलाका उसी शकरगढ़ इलाके से के साथ जो है पड़ता है। और ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार BSF की इतनी चौकसी के बावजूद ये आतंकवादी कैसे यहाँ पर एंटर कर गए। जाहिर है कड़ियां जुड़ती दिख रही हैं। लापरवाही का ये सिलसिला सिर्फ सरहद के पास बहते दरिया में ही नहीं दिखा, बल्कि IB-7 की टीम जब और आगे बढ़ी, जब हम पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन के करीब पहुंचे, तब भी हमें और संगीन लापरवाहियां दिखी। आतंकवादियों का अगला पड़ाव ये कोलिया मोड़ था। कोलिया मोड़ वही मोड़ है जहां पर एकाग्र सिंह को सबसे पहले किडनैप किया गया आतंकवादियों द्वारा। लेकिन जब एकाग्र सिंह ने विरोध किया और अपनी गाड़ी जो है इधर उधर मारकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया कि वो आगे ना चल सके, तो एकाग्र सिंह को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया और उसकी गाड़ी को लगभग यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि वो गाड़ी चलने की हालत में नहीं थी, तो आतंकवादी उससे आगे नहीं जा सकते थे। उसके बाद इस गाड़ी को यहाँ पर छोड़ने के बाद आतंकवादियों ने यहाँ पर इंतजार किया, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक लगभग रात को 11:30 बजे जब SP सरविंदर सिंह अपने दोस्त और अपने
कुक के साथ इधर से आ रहे थे दरगाह से होते हुए, तब इसी मोड़ पर, बिल्कुल इसी जगह पर ये मोड़ है और ये जो सड़क है ये पठानकोट की तरफ जाती है। तो इसी मोड़ पर उन्हें हाथ दिया गया और हाथ देने के बाद जैसे ही एसपी सलविंदर सिंह ने अपनी गाड़ी रोकी, यहाँ पर आतंकवादियों ने उन्हें ओवर पावर कर लिया और गाड़ी समेत उन्हें अगवा कर यहाँ से आगे ले गए। और उनका अब आतंकवादियों का जो अगला पड़ाव था वो उनका मुख्य लक्ष्य यानी कि पठानकोट का एयरबेस था। इसके बाद की अगली कहानी किस तरीके से इस एयरबेस को अटैक किया गया बताएंगे मेरे सहयोगी पवन शर्मा। दिल्ली पठानकोट हाईवे को क्रॉस करने के बाद आतंकियों की गाड़ी बिल्कुल हाईवे से लगे गरोटा से होते हुए इस गांव अकालगढ़ में पहुंची। ये पूरा जो आप देख सकते हैं वहां पर ऑटो भी जा रहा है, ये रास्ता पूरा सीधा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गरोटा पड़ता है, वहां जाएगा और वहां से सीधा हाईवे को टच करता है। वहाँ से वो आतंकी गाड़ी लेकर एसपी की यहाँ पहुँचे हैं। फिर यहीं से इसी गांव में यहाँ पे टर्न लेके जो कच्चा रास्ता है, बिल्कुल यहाँ पर जो झाड़ियाँ आप देख सकते हैं, इस रास्ते से गाड़ी जो है बिल्कुल इस जो एक गहरी एक यहाँ पर खड्ड है वहाँ पर इस गाड़ी को जाके लगा दिया गया है। और वहाँ लगाने के बाद गाड़ी को आतंकी जो है वो बिल्कुल इसी जंगल के बीच से निकलते हुए सीधा आगे जाके एक गुरुद्वारा पड़ता है वहाँ पर निकले और वहीं से उन्होंने एयरबेस के अंदर एंटर किया। सर मैं 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे पहुँचा था। उससे पहले यहाँ पे पंजाब पुलिस लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। पास तो नहीं जा रहे थे, बस वहाँ पे खड़े होकर हम देख रहे थे कि गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी, इसी जगह पे गाड़ी लगी हुई थी सर, और आसपास कुछ नहीं था उसके अलावा। जब गाड़ी खोली है लास्ट में जाके तो शायद उसमें से एक फ़ोन निकला है। साफ है आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए पूरी तैयारी की थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के पास 50 किलोग्राम वजन का बारूद मौजूद था। उनके पास 30 किलो वजनी हथगोले भी थे। इसके अलावा असॉल्ट राइफलें अलग। पुलिस और भारत की सेना हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए सफिशिएंट है, सक्षम है। लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसको प्रोफेशनल तरीके से डील किया जा रहा है। अब गौर से देखिए, ये 11 फुट ऊंची सफेद बाउंड्री, ये है पठानकोट के एयरफोर्स बेस की बाउंड्री वॉल। कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने यही दीवार लांघ दी। आखिर कैसे? ये अकालगढ़ गांव का गुरुद्वारा है। इसी गुरुद्वारे के साथ आप ये रास्ता देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर जो सफ़ेदे के पेड़ लगे हुए हैं, ये वही रास्ता वहाँ निकलता है जहाँ पर आतंकियों ने गाड़ी अपनी पार्क की थी। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी से भी कम ये है और वहीं से आतंकी माना जा रहा है कि इस रास्ते को पकड़ते हुए इसी ट्रैक के ऊपर से इस रोड के ऊपर पहुँचे हैं। ये आप रोड देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आतंकी पहुँचने के बाद इस तरफ अगर हम कहें तो ये नहर है, क्योंकि आज नहर में पानी है, लेकिन उस दिन नहर पिछले काफ़ी दिनों से नहर सूखी हुई थी, पानी बिल्कुल नहीं था। और बिल्कुल इसके सामने एयरफोर्स की बेस आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बिल्कुल बताएंगे, ये पूरा भी एयरफोर्स का बेस है। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल साफ है कि जहाँ पर जो गाड़ी लगी थी वहाँ से यही एक नज़दीक इलाका है जहाँ से आतंकियों ने इस बेस के भीतर प्रवेश पाया था। और वहाँ पर लगभग जो आतंकियों ने पहले ही बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ये जो वाइट सी इमारत आप देख रहे हैं, इस तरफ इनकी पोस्टें हैं डीएससी की। वहीं पर पहला अटैक जो इस वाइट इमारत की जो आप देख रहे हैं वहाँ पर हुआ था। ये डीएससी की मेस है और इसी मेस के ऊपर डीएससी के जवानों के साथ आतंकियों का मुकाबला हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 तारीख को गाड़ी सुबह यहाँ पर मिलती है और उसके बाद पूरा दिन आतंकी कहाँ रहे? क्या आतंकी इस इलाके में जहाँ पर गाड़ी थी वहाँ पर जो जंगल था वहाँ पर छिपे? लेकिन वहाँ पर सुरक्षा बलों के लोग पहुँच चुके थे, वहाँ छिपने की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि आतंकी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहीं से बेस के भीतर पहले ही एंटर कर गए हों और पूरी रात यहाँ पर उन्होंने इंतज़ार किया हो और सुबह होने का, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी अटैक फिदाइन हमले हुए हैं वो उसी समय हुए हैं जब सुबह तड़के वो अटैक करते हैं, ताकि जो संतरी है जहाँ पर जो सुरक्षा बलों के लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार ना हो। देखा आपने, इतनी सुरक्षित कहे जाने वाली एयरफोर्स की इमारत में भी कितने आराम से आतंकवादी घुस गए। सफेदा के पेड़ पर आतंकवादी चढ़े, उनके बोझ से पेड़ नीचे झुका और इसी तरह उस पार छलांग लगा गए। सूत्रों के मुताबिक फंड्स की कमी के चलते पठानकोट के इस इलाके में रात में पुलिस पेट्रोलिंग रोक दी गई थी। क्या ये हमला अब हमें सबक देगा? क्या हमारे सुरक्षा बलों की शहादत अब हमारी आंखें खोलेंगी? सरहद के इलाकों और पठानकोट से IBN 7 के लिए अमित चौधरी और पवन शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।